दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। क्वार्टर 3 FY25 में दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 64,668 करोड़ आई है, जो 17% बढ़ के आई है, जिसमें इंटरनेशनल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 50% है। कुल 32,764 करोड़ का इंटरनेशनल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3359 करोड़ यानी 14% का ईयर ग्रोथ आया है। ईबीआईटीडीए मार्जिन फ्लैट रहे हैं 7.6%। खास चीज है कि जो ऑर्डर इनफ्लो म्यूटेड थे पिछले 2 क्वार्टर से इलेक्शन और मॉनसून के कारण दोस्तों ऑर्डर इनफ्लो में धमाकेदार तेजी दिखी है। ऑर्डर इनफ्लो क्वार्टर 3 का 1.16 लाख करोड़ के साथ 53% बढ़ के दोस्तों आया, जिससे टोटल ऑर्डर बुक 5.6 लाख है, जो पिछले साल के मुकाबले 19% प्लस है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1%। ऑर्डर इनफ्लो को ज्योग्राफी और इंडस्ट्री वाइज सेग्रीगेट करो तो टोटल ऑर्डर इनफ्लो जो 1.16 लाख करोड़ का आया है, उसमें डोमेस्टिक यानी भारत में से 47% के जबरदस्त ऑर्डर मिले। इंटरनेशनल ऑर्डर भी बढ़िया रहे 53% के साथ, जिसमें लीड करता है दोस्तों मिडल ईस्ट, जहां से 37% ऑर्डर, यूएसए यूरोप से 9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7%। अगर हम इन्हें सेक्टर वाइज देखें तो 52% यानी 49,000 करोड़ के ऑर्डर इंफ्रा में है, जो पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ के आए। एनर्जी 21% कंट्रीब्यूट करता है 38,800 करोड़ के ऑर्डर के साथ, जो पिछले साल के मुकाबले डबल आए। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग 6% कंट्रीब्यूशन 8423 करोड़, सर्विसेज में 19% ग्रोथ और अदर्स 2%। दोस्तों अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक को ज्योग्राफी और इंडस्ट्री वाइज देखूं तो जो कुल बुक 5.64 लाख करोड़ की है, ये ऑर्डर बुक आने वाले 3-4 साल का रेवेन्यू आपको बता सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आने वाली है, ये हम मान सकते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्लिट 58% भारत से आए हैं दोस्तों। 35% ऑर्डर बुक आज इनके पास मिडल ईस्ट की है और 7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जिसमें सेक्टर वाइज देखे तो 64% शेयर इंफ्रा का, 26% एनर्जी, 7% हाईटेक और 3% अदर्स। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कितना बढ़ के आया है अगर मैं क्वार्टर 3 का देखूं तो क्वार्टर 3 में 64.6 थाउजेंड करोड़ 17% ग्रोथ के साथ, और 9 महीने इस साल के बीत चुके हैं तो ऑलरेडी टर्नओवर 1.8 लाख करोड़ पहुंच चुका है 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जिसमें इंटरनेशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 50% है। दोस्तों सेगमेंटल ग्रोथ इंफ्रा 15% ग्रोथ के साथ आया, 32,000 करोड़ का टर्नओवर। एनर्जी 41% ग्रोथ के साथ 11,000 करोड़ का टर्नओवर। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग 2400 करोड़ टर्नओवर 18% ग्रोथ। आईटी एंड टेक सर्विसेज जहां पे 8% का ग्रोथ है 12,000 करोड़ का टर्नओवर। फाइनेंशियल सर्विसेज 3800 करोड़ 14% ग्रोथ के साथ। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1434 करोड़ टर्नओवर 18% ग्रोथ के साथ, और अदर्स 9% ग्रोथ के साथ। यहाँ पे जो सब्सिडरी का ग्रोथ दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, ये एलएनटी का जितना स्टेक होगा उतना ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे बताया होगा। दोस्तों इसमें सेगमेंट वाइज कहां से कितना बिजनेस आ रहा है, ये अगर मैं एनालाइज करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेवेन्यू का 50% है, 50% भारत से, 32% मिडल ईस्ट से, 16% यूएस एंड यूरोप और 3% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। एनर्जी जो कंट्रीब्यूट करता है 16 to 70% रेवेन्यू, भारत 46%, मिडल ईस्ट 33, यूएस यूरोप 14 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7। दोस्तों हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग 3-4% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। इसमें कई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आती है जहां पे आने वाले समय में ग्रोथ अच्छा होना है। भारत का कंट्रीब्यूशन इसमें 50%, मिडल ईस्ट 30%, यूएसए यूरोप 17 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3। आईटी और टेक सर्विसेज जिनका कंट्रीब्यूशन 27-28% है, इसमें 93% रेवेन्यू दोस्तों इंटरनेशनल बाजार से आती है। ये डेटा से हम कह सकते हैं एलएनटी को चारों ओर से बिजनेस आ रहा है, अलग अलग सेगमेंट से आ रहा है, जो उनको स्टेबिलिटी देता है। दोस्तों प्रॉफिट लेकिन कैसे है? ईबीआईटीडीए मार्जिन ये साल फ्लैट रहे 7.6%। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के 6.52 के सामने 6.15 है, यानी कम है। लेकिन ध्यान रखें ईबीआईटीडीए मार्जिन फ्लैट है तो नेट मार्जिन अगर टेम्पररी डाउन हुए हैं ये वापस पकड़ पे आ जाएंगे, कोई चिंता की बात। सेगमेंट वाइज मार्जिन अगर हम देखें, तगड़े मार्जिन किधर से आते हैं
तो इंफ्रा इनको 5.5% मार्जिन दे रहा है जो स्टेबल। एनर्जी पिछले साल के 9.7% के सामने 8.3%। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग अच्छे मार्जिन देता है 18.2% जो पिछले साल के मुकाबले भी 2% ज्यादा है। आईटी टेक चैलेंजिंग मोड में है, 18.7% मार्जिन है लेकिन पिछले साल के मुकाबले 2% कम है। फाइनेंशियल सर्विस जो बीच में बहुत ही वीक कर रही थी ये अब वापस धीमे धीमे पकड़ में आ रही है, मार्जिन स्टेबल है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डाउन हुए हैं मार्जिन 15.8% के और अदर्स 27.5% मार्जिन 3% बढ़ के आए, जिससे एक चीज क्लियर है कि अगर प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से थोड़े कम आए हैं तो इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ती है। प्रॉफिट जितने धंधे बढ़े उतने नहीं बढ़े, 14% से बढ़े हैं। ईबीआईटीडीए मार्जिन फ्लैट होने से हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिट भी आने वाले समय में बढ़ेंगे। 9 मंथ के प्रॉफिट 9540 करोड़ पहुंचे हैं 10% ग्रोथ के साथ। अब दोस्तों अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन रेशियो पे आ जाऊं तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 नोट स्ट्रॉन्ग, रिटर्न ऑन एसेट 2.27% अगेन स्ट्रॉन्ग, नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.15%। हालांकि ज्यादातर इंफ्रा कंपनी में आप देखोगे हाई कैपेक्स चाहिए, डेट बर्डन कंपनीज होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। एलएनटी ने आजादी से लेके दोस्तों अब तक कभी भी लॉस नहीं किया। सॉल्वेंसी रेशियोज, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.18 है जो हाई है, लेकिन ये इसलिए हाई है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सर्विस का सेगमेंट भी ऐड हो जाता है, तो फाइनेंशियल सर्विस में फाइनेंस होने की वजह से डेट टू इक्विटी हाई है। सिमिलर वे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.21 है, लो है, again due to their wing of financial. Debt service coverage ratio 2.23 is good. Liquidity ratio में अगर हम देखें current ratio 1.16 strong. Net working capital to revenue 12.7% है जो improve हुई है 4% से। Valuation ratio देखें दोस्तों तो इस रिजल्ट से पहले एल&टी का ट्रेल ईपीएस 90 था। अब जो रिजल्ट आए हैं ट्रेल ईपीएस पहुंचा है दोस्तों बढ़ के 101.4, जिससे ट्रेल पीई हो गया है 35। अब ये ध्यान रखे कि दो पिछले वीक क्वार्टर थे इसलिए पीई भी थोड़ा ज्यादा है। अब 2-3 अच्छे क्वार्टर आएंगे, ऑटोमेटिकली ईपीएस ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा, पी कम। इसके साथ दोस्तों मेजर नए ऑर्डर इनको कहां से रिसीव हुए रिसेंटली, मिडल ईस्ट से फ्राइट हैंडलिंग फैसिलिटी का ऑर्डर मिला है। अबू धाबी में सोलर और बैटरी स्टोरेज का गीगा स्केल का प्रोजेक्ट मिला है। उज्बेकिस्तान में दोस्तों एआई एनेबल्ड और सस्टेन डेटा सेंटर बनाने का ऑर्डर। इंडिया में थर्मल पावर और रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट, ये इनको दोस्तों कुछ अवार्ड हुए हैं। तीन जो प्रोजेक्ट है ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर वैल्यू रखते हैं। तो अब दोस्तों मैं आ जाता हूं नियर टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक। दोस्तों नियर टर्म यानी Q4 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26 क्या उम्मीद रखेंगे, तो पहली चीज ये देख ले कि दोस्तों रॉबस्ट पाइपलाइन ऑलरेडी देखी 5.5 लाख करोड़ की, जिसमें से 59% तो दोस्तों भारत में से है और बजट में हम एडिशनल स्पेंडिंग देखते जा रहे हैं। सेकंड, कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन का मोमेंटम है इंफ्रा और एनर्जी में। दोस्तों यूनियन बजट 2025 जो आज है, भले आने के बाद हो सकता है किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं आएंगे, ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंफ्रा के लिए दोस्तों अच्छा ही रहे। यूनियन बजट 2025 ड्राइव करेगा इंफ्रा और डिजिटल स्पेंडिंग को, तो नियर टर्म कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 26 एंड बियॉन्ड देखूं तो दोस्तों वैसे भी भारत इंडिया विजन 2047 लेके चल रहा है और इंडिया को 2047 में डेवलप इकोनॉमी बनना है, तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के और एक्सपांशन आएंगे, जिसका सीधा लाभ आपको प्रश्न होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी को होगा नहीं। दोस्तों मिडल ईस्ट और जीसीसी से भी इनको बढ़िया ऑर्डर आते जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा। एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल इंफ्रा के टेक एंड एआई का एक्सपांशन हो रहा है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन E2E नेटवर्क। सो इन पूरे रिजल्ट से मैं फाइनल समरी क्या ले जाऊं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q3 फाइनेंशियल 25 है अपने हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो के साथ। स्ट्रॉन्ग इंफ्रा और एनर्जी का एग्जीक्यूशन का मोमेंटम है, मार्जिन स्टेबल है, कुछ सॉफ्ट हुए हैं एनर्जी और आईटी में जो धीमे धीमे वापस से सुधरेंगे। रॉबस्ट सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन मैट्रिक है, ये सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। दोस्तों सबसे आखिर में मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि ये जो हम लोगों ने आपके साथ Q3 के रिजल्ट डिस्कस किए ये इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है और इसको फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस की और न देखें। जो डेटा हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए
ये पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केट डेटा और हमारा एनालिसिस का एक पार्ट है. सो इन्वेस्टर्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज caution and discretion before making any investment decision. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.